नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः अपने इस YouTube चैनल पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि सर्वविदित है कि बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से इस साल भर्ती यानी शिक्षक बहाली लेने का अपना निर्णय दे चुकी है। हमारे जितने टेट, सीटेट, डीएलएड, बीएड अभ्यर्थी हैं उन्हें पुनः एक और परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिसको बीपीएससी लेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीपीएससी 2 पेपर लेने जा रही है, जिसमें एक पेपर भाषा की होगी। चूंकि इस पेपर में केवल पास करना जरूरी है, इसका मूल्यांकन जो है मूल में न जुटेगा, फिर भी हमें इसकी जानकारी लेनी अति आवश्यक है। इसमें बिहार सरकार ने भाषा के तहत हिंदी, बांग्ला और उर्दू को स्थान दी है और उसके बाद अंग्रेजी का। तो आप यदि हिंदी से एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 75 अंक की तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद अंग्रेजी में 25 अंक की। आज मैं आपके समक्ष हिंदी में जो 75 अंक का जिसे हमें तैयारी करनी है, जो बिंदु है, मूल बिंदु या विषय वस्तु है या सिलेबस है, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है यदि आप सिलेबस को समझ गए तो आप इसमें गहरी अध्ययन कीजिएगा, गहरी पाठ कीजिएगा और आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके जानते हैं कि 75 अंक पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भाषा में किन किन बिंदुओं पर तैयारी करनी होगी। तो आइए इस रेस में हम चलते हैं, आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले हिंदी में 75 अंक के लिए हमें जिस चीज की तैयारी करनी होगी वह है हिंदी वर्णमाला। जैसे कि किसी भी भाषा की शुरुआत उसकी वर्णमाला से ही होती है और हमारी हिंदी की जो शुरुआत है वह भी वर्णमाला से है। वर्णमाला से तात्पर्य है उन वर्णों से जिनको मिलाकर हम अक्षर का निर्माण करते हैं। आपको ये पता है कि हमारे वर्णमाला 2 खंडों में बांटा हुआ है, स्वर और व्यंजन। यदि हम स्वर और व्यंजन की गहरी पाठ कर लें, उन्हें एक एक बिंदु पर जान लें, तो इनमें से ही लगभग 5 या 6 अंक के सवाल आपसे किए जाएंगे। तो आप सबसे पहले हिंदी व्याकरण को उठाइए और उसमें जाकर आप हिंदी वर्णमाला का संगोपांग यानी कि A to Z अध्ययन कर लीजिए। यदि आप संगोपांग अध्ययन कर लेते हैं, A to Z अध्ययन कर लेते हैं, उसको पढ़ लिख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस हिंदी वर्णमाला से जो भी सवाल आएंगे उसका उत्तर बिना झिझक का दे सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बिंदु लेकर चल रहे हैं, वह है वर्तनी। आज आप देखते हैं कि कोई भाषा हो उसमें लिखने की समस्या गंभीर है। हिंदी में तो सबसे ज्यादा गंभीर समस्याएं दिखाई देती है कि लिखना चाहते हैं क्या, लिख देते हैं क्या। आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर शिक्षक कहते हैं अपने बच्चों से श्रुत लेख में कि आप किसान लिखो, बच्चा उसको किसान लिख देता है, वो नहीं समझता है ह्रस्व दीर्घ में क्या अंतर है, कहाँ अल्प विराम लगाएंगे, कहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, कैसे शुद्ध है कैसे अशुद्ध है। तो वर्तनी पर हम सबको ध्यान देनी होगी। यदि हमारी वर्तनी सही हो जाती है तो निश्चित तौर से कुछ अंक हम यहाँ से चुरा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, वर्तनी में भी जाकर आपको गहरी अध्ययन करनी पड़ेगी, गहरी पाठ करनी पड़ेगी। अब हम चल रहे हैं, तीसरी जो बिंदु है वह है संज्ञा। बचपन से ही बच्चा को हिंदी व्याकरण में यह बताया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब शिक्षक के हेतु तैयारी कर रहे हैं तो आप विद्वत जरूर होंगे, विद्वान जरूर होंगे। तो आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा, उनकी परिभाषा, उनके भेद इत्यादि का एक बार अध्ययन कर लें। यदि आप एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि संज्ञा में कोई भी प्रश्न आते हैं आप वहां पर फंसने वाले नहीं हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं, चौथा बिंदु वह है सर्वनाम। संज्ञा के बाद जिसका हम अध्ययन करते हैं, जो संज्ञा का परिवर्तित रूप होता है, उसको यानी कि सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा ये जानना अति आवश्यक है। इनके उदाहरण भी आप अध्ययन कर लीजिएगा, चूंकि जो समस्याएं आएगी वह स्वतः समाधित भी हो जाएंगी। अब है क्रिया। तो हमने हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम देखा, उसके बाद क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। क्रिया में मूल रूप से सकर्मक अकर्मक के साथ ही हम पाठ करेंगे, उसके बाद क्रिया के सभी रूपों का समग्र अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।
तत्पश्चात हम विशेषण पर चलेंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम के आगे की भाग है। आप जानते हैं कि एक विशेषता को दर्शाने का काम करती है किसकी? तो जब आप अध्ययन करेंगे, आप सिलेबस उठाएंगे, आप किताब का अध्ययन करेंगे, तो विशेषण आपको क्लियर हो जाएगा। और विशेषण में एक और बिंदु आता है प्रविशेषण, उसका भी अध्ययन आपके लिए अति आवश्यक है। अब चलते हैं संधि एवं संधि विच्छेद। इससे कुछ ज्यादा अंक के प्रश्न आएंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या है, कौन कौन सी संधि है, इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे इन्हें तोड़ेंगे, इनके लिए भी आप जरा मेहनत कर लीजिए और हिंदी व्याकरण उठाकर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है उसका अध्ययन कीजिए। क्योंकि आज मैं केवल आपको सिलेबस बता रहा हूं, इसका अध्ययन नहीं आपको मैं कराने जा रहा हूं। केवल हम बातों बात में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा जो भाषा की परीक्षा ली जाएगी उसमें 75 अंक का जो हिंदी है उनमें किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होगी। उसके बाद है उपसर्ग एवं प्रत्यय। आप पहले से जानते हैं शब्द के पहले क्या लगता है और बाद में क्या लगता है। पहले लगकर जो शब्द का अर्थ बदल देता है, बाद में लगकर अर्थ बदल देता है, ये आपको मालूम है, लेकिन इसका सांगोपांग अध्ययन बिल्कुल जरूरी है। अब है समास, हिंदी व्याकरण का एक मूल स्तंभ, जिसको हम खूंटा भी कह सकते हैं, पिलर भी कह सकते हैं, जिसको हम स्तंभ भी कह सकते हैं, वह है समास। क्योंकि समास के माध्यम से हिंदी को सशक्त किया जाता है या भाषा को सशक्त किया जाता है। अब है शब्द भेद। शब्द भेद हम तृतीय क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक विशेष रूप से तैयारी करते हैं, तो शब्द भेद पर भी आप जोर डालिएगा कि शब्द भेद है क्या। अब चलते हैं पर्यायवाची शब्द। आप आए दिन अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में, अपनी बातों में इसका प्रयोग करते हैं। ये पर्यायवाची क्या है, ये एक शब्द का विकल्प क्या है, उस पर आपको चर्चा करनी होती है। मान लीजिए इस समय दिन है, हम करें कि यह दिन है, कोई कहता है कि यह दिवस है या दीवा है, तो ये इसका रूप हो सकता है, विकल्प हो सकता है। अब हम चल रहे हैं विलोम शब्द, जिसको हम लोग देहात में उल्टा शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आप विलोम शब्द को भी अध्ययन कर लेंगे। विलोम शब्द में कुछ कठिन शब्द होते हैं जिसका अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। मेरे प्रिय दोस्तों, चूंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप भावी बिहार राज्य के ही कर्णधार नहीं, भारत के भविष्य बनने वाले हैं, तो आपके लिए अति आवश्यक है कि आप भाषा में इनकी जानकारी रखें। यदि आपके पास ये धरोहर के रूप में आ जाती है तो केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जब आप शिक्षक बनकर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे, इससे ही मायने रखता है। तो उस दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन अति आवश्यक है। अब हम चल रहे हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे कोई कहता है जो देखने में सुंदर लगता हो, या कोई ये कहता है जिसकी नाक बहुत अच्छी हो या गर्दन बहुत अच्छा हो, इसके लिए एक शब्द होता है। एक और शब्द है कि जो पढ़ने में काफी तेज हो, उसको क्या कहेंगे। तो ये सब आते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द में, आप इसकी भी तैयारी अवश्य कर लेंगे। अब है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, दोनों में काफी अंतर है। एक मुहावरे जो है ये शब्दों को सजाने की कला रखता है आभूषण की तरह, तो लोकोक्तियां हमारे क्षेत्रीय भाषा में चारों तरफ क्या है, बिखरी हुई है, उसको हम लेकर वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं, बना लेते हैं। यदि कोई आपसे कहता है आप दूज के चांद हो गए हो, तो ये मुहावरा से संबंधित है। और यदि कोई ये कह देता है उसका क्या, न आगे नाथ है न पीछे पगहा, तो समझ जाइए कि लोकोक्तियों का उपयोग कर रहा है। तो इसका अध्ययन आपके लिए जरूरी है। छंद, हाँ, ये नीचे वर्ग की नहीं है, नीचे क्लास की नहीं है, ये 10वीं वर्ग के ऊपर की चीज है। छंद जो संगीतकार होता है, जो कवि होते हैं, उनके लिए छंद अलंकार की जरूरत होती है। तो आप छंद की तैयारी कर लेंगे और उसके साथ में अलंकार। मान लीजिए कोई नारी सब कुछ धारण कर ली है, लेकिन उसके पास अगर गहना नहीं है तो उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है। उसी प्रकार अलंकार का सीधा अर्थ ही होता है सजाने वाला, सुंदरता को निखारने वाला। तो अलंकार को भी जान लीजिएगा। अलंकार में दो चीजें मुख्य आती है, एक अर्थालंकार, एक शब्दालंकार। इसके तहत हम अलंकार को अलग अलग कर जानने का प्रयास करेंगे। अब आपके पास अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, यानी कुछ गद्य होंगे, कुछ पद्य होंगे, वे उसमें आपको पढ़ने के लिए देगा। पढ़ने के बाद उसमें कुछ प्रश्न बनाए गए होंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप आने वाले भारत, बिहार, यानी पूरा भारत के लेकर चलते हैं, केवल बिहार न कहेंगे, बिहार में तो आप शिक्षक बनिएगा, लेकिन भारत के लिए आप फ्यूचर बनिएगा। तो आप
भाषा में आकर 75 अंक के लिए इन बिंदुओं पर यदि कार्य करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 75 यदि नहीं कर पाते हैं तो आप 70 के नीचे भी नहीं आइएगा। यानी आपको परिश्रम करने की जरूरत है और इसको एक बार अध्ययन कर लीजिए। अगर अध्ययन कर लेते हैं तो भाषा में आपकी पैठ यह दर्शाएगी कि आप वास्तव में विद्वान हैं, शिक्षक हैं। तो इसी के साथ आज इस पाठशाला में हम यहाँ पर विराम देने जा रहे हैं, यह कहते हुए कि भाषा में आप इन बिंदुओं पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि समय मिला तो हमारी चैनल इस पर अलग अलग बातें आपसे करेगी, आपके समक्ष उपस्थित होगी। और हाँ, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन को जरूर दाबिए। जब कोई वीडियो हम लोग यहाँ से डालें तो आपके पास उसकी सूचना चली जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।